Assalamualaikum dear students, welcome to PAS Education System, largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, today we are going to talk about Pakistan's well-reputable engineering university. Yes, I am talking about NED University of Engineering and Technology. Dear students, अगर आप लोग कराची सिटी से बिलोंग करते हैं या आप लोगों का सिंध डोमिसाइल है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि जो एनईडी यूनिवर्सिटी है एज ए गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, एज ए गवर्नमेंट बॉडी, ये ज्यादातर अपने डोमिसाइल स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। सो जो कराची की से बिलोंग करते हैं या जो जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक सिंध प्रोविंस से है, उनका डोमिसाइल सिंध है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी जो है ये ज्यादा प्रेफर करेगी अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स को। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोटा होगा, उस कोटे के अंदर अगर आप लोग लाइक करके तो आप लोगों का एडमिशन होगा। अदरवाइज ये ज्यादा सीट्स जो होती हैं वो कराची या सिंध डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसका मेरिट फॉर्मूला क्या है, इसके टेस्ट पैटर्न क्या है, इसका किस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसका किस तरीके से कोटा सिस्टम होता है और जो भी इसके एडमिशन पॉलिसीज हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में चेंज हुई हैं और इनका एडमिशन टेस्ट कब होता है, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दें और इस वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोगों ने उस व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों से किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटीज के एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एनईडी के एडमिशन गाइड के हवाले से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग को बीएस लेवल पर ऑफर किए जाते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग अलोंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन, civil engineering along with specialization in urban, petroleum engineering, architecture, mechanical engineering, textile engineering, textile sciences, industrial and manufacturing engineering, automotive engineering, electrical engineering, computer and information system engineering, electronic engineering, telecommunication engineering, chemical engineering, material engineering, metallurgical engineering, polymer and petrochemical engineering, biomedical engineering। इसका कैंपस जो है वो LEJ कैंपस के अंदर मौजूद है। ये वाला डिपार्टमेंट फूड इंजीनियरिंग भी आपका LEJ कैंपस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, computational finance, industrial chemistry, applied physics, English linguistics, economics and finance, and management sciences. These are all the programs offered by NED University in fall admissions. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों का सिंध डोमिसाइल होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का सिंध डोमिसाइल होगा उसमें भी जो कराची वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर अब एज ए गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पे ज़्यादा जो है कोटा सिस्टम होता है। तो चूँकि अब एनईडी यूनिवर्सिटी जो है ये कराची के अंदर वाक़ है और इसी तरीके से इसके साथ में एक यूनिवर्सिटी है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो सिंध वाली साइड पर है। तो इस तरीके से जो मेहरान यूनिवर्सिटी है वो प्रेफर करती है अपने सिंध वाले स्टूडेंट्स को और सिंध के जो भी एरियाज़ होते हैं। और फिर इसी तरीके से जो एनईडी यूनिवर्सिटी है ये कराची वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। इसकी एक डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के आगे चल के आपको बहुत डिटेल में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आपको बताऊंगी तो तब आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों का सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और आप लोग कराची से या इस कराची के करीब में जो भी शहर है उनसे बिलोंग करते हो। उसके अलावा आप लोगों के जो पार्ट 1 है उसके अंदर एट लीस्ट 57% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। देखें एट लीस्ट, वैसे आप लोगों की जो इंजीनियरिंग
कंप्यूटिंग और आर्किटेक्चर। अगर आपने इन 3 फील्ड्स में अप्लाई करना है ना, तो इन 3 फील्ड्स में अप्लाई करने के लिए आप लोगों के 60% तक मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। लेकिन अगर आप लोगों के 60% नहीं है तो आप लोगों के पास 57% तक का थ्रेशहोल्ड मौजूद है। ये लास्ट ईयर 2025 में कराची बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरा आने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो पासिंग रेशियो थी स्टूडेंट्स की वो बहुत कम थी, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए, अंडर कंसिडरेशन रखते हुए एनईटी यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 3% मेरिट जो है वो कम कर देते हैं। तो 60% जो कि मेरिट होता है, जो थ्रेशहोल्ड होता है इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग और आर्किटेक्चर में अप्लाई करने के लिए, वो जो थ्रेशहोल्ड है वो 3% डिक्रीज करके 57% कर दिया गया है। अब ये 2025 में ये पॉलिसी आई थी। अब आप लोगों को पहले तो ट्राई करना चाहिए कि आप लोगों के 60% मार्क्स तो होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ तो आप लोगों को 60% मार्क्स ही चाहिए होंगे ना। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। ये 57% वाला जो सिनेरियो है ये आप लोग का 2025 के लिए था। मे भी 2026 में ये चेंज भी हो जाए। तो आप लोगों ने 57% तो अब तक की अपडेटेड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 57% ही है। अगर किसी तरीके की अपडेट होगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक 57% ही है, लेकिन आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आप लोग को 60% मार्क्स ही लेने हैं, क्योंकि 60% मार्क्स होंगे तो बेशक इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटिंग हो, आर्किटेक्चर हो या अदर बीएस प्रोग्राम्स हो एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो आपको यहाँ पर 60% मार्क्स मांग रही है। जो बाकी के बीएस प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आप लोगों को 50% मार्क्स अपने पार्ट 1 के अंदर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है उसके बाद, लेकिन जो आप लोगों की सेकंड ईयर है ना, फर्स्ट ईयर का तो हो गया ना, फर्स्ट ईयर की बेसिस पे तो आप लोगों का एडमिशन होना है ना, उसके अंदर तो वो मेरिट के अंदर कैलकुलेट होना है। लेकिन जो आप लोगों के यहाँ पे सेकंड ईयर है ना, उसके अंदर आप लोगों के 60% मार्क्स ही होने चाहिए हर हाल में, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप लोग के 60% से कम मार्क्स इंटर पार्ट 2 में ना हुए। तो आप लोग के 60% मार्क्स ओवरऑल HSSC 2 में होने चाहिए। तो आप लोगों को 60% मार्क्स ही एटलीस्ट सिक्योर करने हैं इंजीनियरिंग में, ताकि आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकें, कंप्यूटिंग में भी कर सकें, आर्किटेक्चर में कर सकें और बाकी की फील्ड्स में भी कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 57% का मतलब ये नहीं है कि 57% होंगे तो आपका आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में ही एडमिशन हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपके इतने परसेंट मार्क्स होंगे ना, मतलब ये एक लास्ट थ्रेशहोल्ड है कि आप लोगों के इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब किस फील्ड में, अगर आप अपनी डिजायर्ड फील्ड में, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो कहता है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एडमिशन लेना है, तो 57% मार्क्स के साथ अगर एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर किया होगा तो फिर उसके बाद जब उसकी ओवरऑल परसेंटेज निकलेगी, मैट्रिक, इंटर, और ये मैट्रिक तो इंक्लूड नहीं होती है, इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को इंक्लूड करके जो टोटल एग्रीगेट बनता है उसकी बेसिस पे जो आपकी परसेंटेज बनती है, अगर तो वो मेरिट के साथ मैच करेगी तो आपको आपकी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज इस परसेंटेज के साथ अगर आपके जो एंट्री टेस्ट है उसके अंदर भी मार्क्स कम आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों का एग्रीगेट नीचे आएगा, और फिर आप लोगों का ये कम हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड्स जो हैं, जो कंप्यूटिंग की फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल आ जाती है, मैकेनिकल आ जाती है, इस तरह की जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेरिट होता है, फिर आप उस मेरिट को मैच नहीं कर पाओगे। या आर्किटेक्चर है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है, तो इसके मेरिट को आप मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन एडमिशन आपका हो जाएगा किसी किसी जो लो एग्रीगेट वाली फील्ड होगी उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन आपका हो सकता है 57% तक के एग्रीगेट पे, लेकिन तो इसीलिए अगर आप लोगों के इंटर पार्ट 1 के अंदर मार्क्स कम आ गए हैं ना, तो आप लोग अपने एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें, एंट्री टेस्ट को ज़्यादा टारगेट करें, एंट्री टेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का अगर
फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है ना, तो उसको आप लोग देखें, अब उसको आप दोबारा उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बिसाइड्स के आप उसको इम्प्रूव कर लो, उसके बाद आप एडमिशन लो। तो इसके अलावा अगर आप लोग आपके मार्क्स कम है तो आप लोग फिर एंटी टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करके आप लोग एंटी टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेके अपना एग्रीगेट बूस्ट अप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को 57% को अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, ये तो रेयर चांस हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आपके 60% तक मार्क्स हों। सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपके 70% तक मार्क्स लाजमी हों, क्योंकि जो 70% तक मार्क्स हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है तो उन्होंने भी आपके एटलीस्ट 60 to 70% मार्क्स मांगने हैं। तो बेस्ट यही है कि जब आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी करें तो उसके अंदर फोकस करें कि आपके 60% to 70% तक मार्क्स लाजमी आ जाएं, क्योंकि इतने मार्क्स के साथ फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स में भी तो इशू आता है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि 60 to 70% तक लाजमी तौर पर स्कोर करें। और जो बाकी के बीएस प्रोग्राम्स हैं, बीएस प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस के अलावा जितने बीएस प्रोग्राम्स हैं, उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग को 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं थ्रेशहोल्ड एज थ्रेशहोल्ड। अब इसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट है, अगर आपके मार्क्स उसके अंदर 57 तक आपको थ्रेशहोल्ड मिल गया ना, लेकिन आपको सेकंड ईयर में ऐसा चांस नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर में आपको 60% मार्क्स ही लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो इससे पहले जिन्होंने लाइक ये 2025 में पॉलिसी चेंज हुई थी, तो अब जो 2024, 23 और 22 के ईयर्स के जिन स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, तो उनको अपने 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड होंगे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस के लिए, और 50% मार्क्स बीएस प्रोग्राम्स के लिए। तो देखें, आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि 60% वाली साइड पे ही रहें। 57% जो है वो बहुत रेयर चांस है कि अगर इस बार HSSC पार्ट 1 का कराची बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आ गया, यानी पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो गई और मार्क्स अच्छे आ गए, तो मे बी वो 57 को अगेन 60% पे ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 60% मार्क्स तक अचीव करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो इंटरमीडिएट में आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी बेसिस पे कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग के। तो प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वो 60% से अबव तमाम प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% अबव होंगे तो ऑब्वियसली वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकेंगे, वो बीएस प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकेंगे, वो आर्किटेक्चर में भी अप्लाई कर सकेंगे, वो कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकेंगे। अब जो 50% अबव है, तो 50% अबव मार्क्स के में आप लोग कंप्यूटर साइंस के अलावा तमाम बीएस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं प्री मेडिकल की बात करें तो प्री मेडिकल के अंदर बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो इसके अंदर आप लोग 60% अबव से ओनली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ओनली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और बी आर्क प्रोग्राम और बीएस के प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 50% से अबव है तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के अलावा कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कंप्यूटर साइंस, और अब आप लोगों के पास प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस खत्म हो गया कि आप लोग कंप्यूटर साइंस में भी 50% से अबव है तो नहीं अप्लाई कर सकते, और कंप्यूटेशनल फाइनेंस में भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप तमाम बीएस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका है कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन, जिनका फिजिक्स कॉम्बिनेशन है ना, फिजिक्स कॉम्बिनेशन, वो तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को नॉन क्रेडिट आवर कोर्स पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं इन्होंने केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होती है। तो अब इनको चूँकि ये पॉलिसी बन चुकी है कि जो ICS के स्टूडेंट्स हैं ये आगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं, तो फिर इनका ये होता है कि इनको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ाई होती है, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होती और इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आप लोगों को फिर फर्स्ट
सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को नॉन क्रेडिट कोर्स, यानी कि नॉन क्रेडिट का मतलब है कि इसका जीपीए में कोई रोल नहीं होता है, ये जस्ट आपको एज सब्जेक्ट क्लियर करना होता है, आपको ये समझना होता है एज बेसिस। तो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो आप लोगों ने उसके कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करके उस क्रेडिट कोर्स को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, टेक्सटाइल साइंसेज, फिजिक्स एंड बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर विदाउट हैविंग स्टडी एनी एडिशनल कोर्स, यानी कि आईसीएस के स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट स्टडिंग एनी एडिशनल कोर्स। आर्किटेक्चर के अंदर आप लोगों को जस्ट बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर, नॉट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली आप लोगों को जो नॉन क्रेडिट कोर्स है वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आर्किटेक्चर की बात हो रही है। आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आर्किटेक्चर इज साइंस एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 50% से अबव आप लोग मैनेजमेंट साइंसेज, डेवलपमेंट स्टडीज, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, फिजिक्स एंड टेक्सटाइल साइंसेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्टैट्स कम्बिनेशन के हैं, जो जिनके स्टैट्स है आईसीएस के साथ, वो कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, और सेम इज द केस विद द 50% अबव कैटेगरी। इसके अंदर भी वो तमाम प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसके बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, सेम इज द केस विद द 50% अबव कैटेगरी। उसके बाद बात करें आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सेम इज द केस विद द 50% अबव। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के स्टूडेंट्स हैं। ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये तो सारे थे एफएससी जो रेगुलर इंटरमीडिएट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। अब जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, तो डिप्लोमा करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने जो डिप्लोमा है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया हो इन रेलिवेंट फील्ड। अब जो आप लोगों के 60% से अबव में आप लोग सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनमें 60 के अंदर आप लोगों ने, इन फील्ड्स के अंदर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो और वो उसके अंदर आप लोगों ने 60% से अबव मार्क्स सिक्योर किए हों। ऑब्वियसली डिप्लोमा होल्डर्स सिर्फ आगे इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा सकते हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ऑब्वियसली आप लोग को 50% से अबव के ऊपर आपको एप्लीकेबल तो नहीं करेंगे, 60% से अबव ही आप एप्लीकेबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप लोगों को इन तमाम थ्रेशोल्ड्स पर पूरा उतरना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छी फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकें। अदरवाइज आप लोग को तो 60% मार्क्स आप लोग के पार्ट 1 में होंगे तो आप लोग को तो एडमिशन मिल जाएगा, बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप लोग को आपकी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा। आपको उस फील्ड में एडमिशन मिलेगा, अगर आपका एग्रीगेट कम हुआ तो आपको उस फील्ड में एडमिशन मिलेगा जिसका एग्रीगेट सबसे ज़्यादा कम रहा हो। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आगे स्कोप ना हो, मोस्ट प्रोबेबली उसका आगे उसके जो मेरिट है वो कम हो या फिर उसकी डिमांड कम हो। तो अगर या फिर ये भी हो सकता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो आप लोगों को तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन उस फील्ड में लेना है ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप लोग अगर मार्क्स कम आ गए हैं तो आप लोग अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जब मैं आपको मेरिट फॉर्मूला बताऊंगी तो आप लोगों को उससे रियलाइज होगा कि यस यू कैन बूस्ट अप विद योर लोएस्ट मार्क्स टू। अब बात करते हैं मेरिट फॉर्मूला की। अब ये वो पॉइंट है जो आप लोगों के, अगर खुदा ना खासा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडमिशन बहुत आराम से ले सकते हैं। द थिंग इज़ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है वो क्या करेंगे, क्योंकि दे आर द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसका मेरिट फॉर्मूला क्या है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो ये मेरिट फॉर्मूला जो
ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस मामले में। अब देखें एनईडी यूनिवर्सिटी के जो लास्ट इनका रिज़ल्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बताया कि पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो 60% से जो आपका क्राइटेरिया अगर 57% तक आया था, तो उसके साथ-साथ एनईडी यूनिवर्सिटी ने आपके जो वेटेज है मेरिट के अंदर, मेरिट कैलकुलेशन के अंदर जो आपकी वेटेज है वो भी कम कर दी थी पार्ट 1 की। पहले ये था कि एनईडी यूनिवर्सिटी 50% अपने एंट्री टेस्ट का लेती थी और 50% ही आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स का लेती थी। लेकिन अब उन्होंने अपने टेस्ट की वेटेज बढ़ा दी है और जो आपके जो ये पार्ट 1 है इसकी वेटेज इन्होंने कम कर दिया है। अब ये 40% कर दिया, 10% यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ पे आपके 10% इंक्रीज कर दिए हैं। अब आपके पास चांस है कि आप लोग एंट्री टेस्ट के अंदर छक्का मारें और अपना स्कोर बनाएं यहाँ पर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके खुदा ना खास्ता मार्क्स कम आ गए हैं, अगर आपके 60% तक मार्क्स हैं या 57% तक अगर आप थ्रेश होल्ड के बहुत ज़्यादा डेडलाइन के बिल्कुल जो करीब आ चुके हो, तो फिर आप लोगों के पास अब लास्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग एनईडी के अंदर छक्का मारो, एनईडी के अंदर आप लोग अच्छा खासा स्कोर बनाओ ताकि आप लोगों का जो 60% है ना, जो मतलब मेजर है आपका, ये आप कवर कर जाओ, तो फिर आपकी वो 57% मार्क्स भी आपको आगे ले जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है और साथ में आप लोगों ने पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं उनको आपने 60% तक मेंटेन करना है और 57% तक तो आपको उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ तक आप लोगों के इस तरीके से मेरिट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपना मेरिट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेरिट निकालोगे। मेरिट कैसे निकालोगे कि आप लोगों के जितने भी इंटरमीडिएट में मार्क्स होंगे उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनको डिवाइड करोगे अपने टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेशो के साथ। फिर इसी तरीके से जो आप लोगों के एंट्री टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर दोगे टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ। तो इस तरीके से जो फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनको ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी योर एग्रीगेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मेरिट फॉर्मूला अपना एनईडी यूनिवर्सिटी का कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ये अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडिशनल मैथ्स के बगैर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं एडिशनल मैथ्स के बगैर। उसके अलावा यहाँ पर एनईडी यूनिवर्सिटी का एक रूल है जो हर साल ये लोग अप्लाई करते हैं, तो वो ये है कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, आगे देखें अब बहुत सारी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, कंप्यूटर साइंस में भी डेटा साइंस आ चुका है, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन। तो इस तरह की फील्ड्स के अंदर मतलब कि कंप्यूटर साइंस इज़ द मदर फील्ड। जो कंप्यूटर साइंस है ये मदर फील्ड है, ये मेन है, इसके आगे से स्ट्रीम्स निकलती हैं, मेन चीज़ यही है। बाकी आगे उसके छोटे छोटे जो है वो स्ट्रीम्स हैं, जो आप ब्रांचेस कह लें आप कंप्यूटर साइंस की हैं। तो उसके अंदर आप देखें जो डेटा साइंस है, साइबर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गेमिंग एंड एनिमेशन है, तो आप लोग अगर इन फील्ड्स में जाना चाहते हो, आप लोग जाना ही डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस की बजाय आप लोग डायरेक्ट इन फील्ड्स में जाना चाहते हो, तो एनईडी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट ईयर में पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, आपके जीपीए के अकॉर्डिंगली, फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको आगे आप जिस फील्ड में जाना चाहोगे, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, साइबर में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल में जाना चाहते हो या गेमिंग एंड एनिमेशन में जाना चाहते हो, पहले फर्स्ट ईयर आप लोगों को वो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको फिर स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जिस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उस फील्ड में भेजेंगे। तो वो उसके लिए भी आप लोग की 50 सीट्स जो हैं वो ईच प्रोग्राम के लिए वो स्पेशलाइज की गई होती हैं। तो ये जो एक मेन बात है एनईडी की, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो जिसमें डेवलप होगा आपको उसी स्ट्रीम में भेजेंगे। तो आप लोगों को के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है ये एनईडी का, कि आप लोगों को पहले एक अच्छी बेस बना के आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको फिल्टर आउट करें तमाम स्ट्रीम्स के अंदर। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स डेटा साइंस का इंटरेस्ट रखता है तो बाद में उसने पढ़ा और उसको फिर आइडिया हुआ कि साइबर में या फिर आपके जो
एग्रीगेट्स हैं, जो आपके जीपीएस होंगे उनकी बेसिस पे वो आपको डिवाइड करेंगे आगे, तो फिर इसमें आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट और प्लस पॉइंट है एनईडी का, जो कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एनईडी के अंदर ये होता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आपके लिए जो मेन बात आती है दैट इज़ योर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान से, तो उसके अंदर आप लोगों को कैटेगराइज किया जाता है हर स्टूडेंट को। तो जो वहाँ का जो जिस जगह पर जिस लोकेशन पर मौजूद होती है, तो वो यूनिवर्सिटी उस लोकेशन के जो एरियाज़ होते हैं उनको ज़्यादा कैप्चर करती है और बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा कम सीट्स जो हैं वो एलोकेट कर देती है। तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनका एक प्रॉपर टेबल मौजूद है। अब यहाँ पे एनईडी के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास 2 कैटेगरीज मौजूद हैं, जिसके अंदर एक रेगुलर स्कीम आती है और एक आती है सेल्फ फाइनेंस, जिसको एसएफ से इस टेबल के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर रेगुलर स्कीम की बात की जाए, तो मैंने आपको जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो उसके अंदर मैंने आपको बोला कि आपका जो जो आपका डोमिसाइल है वो आप लोगों का होना चाहिए सिंध का। तो जो सिंध का डोमिसाइल होगा उसके अंदर जो आप लोगों के कराची के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि अब जो क्योंकि सिंध का डोमिसाइल तो है, लेकिन सिंध वाली साइड पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो मेहरान यूनिवर्सिटी है वो कराची यूनिवर्सिटी, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक कराची बोर्ड से है, वो उनको नहीं ले रही है। उनके लिए उन्होंने स्पेशल कोटा रखा हुआ है और वो सिंध के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो सेम इज़ द केस विद एनईडी। अब एनईडी यहाँ पर कराची के स्टूडेंट्स को ज़्यादा कैप्चर करेगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा स्पेशलाइज कर देगी। तो इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे जो कराची के स्टूडेंट्स हैं जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सीट्स आप लोग को देखने को मिलेंगी। अब देखें कैटेगरी 1 आती है R1A। किन स्टूडेंट्स के लिए? जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और 22 कराची से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 1464 सीट्स हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए 62 सीट्स हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके 23 सीट्स हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी 14 सीट्स हैं। ये जो बाकी हैं इनकी सीट्स यहाँ पे कम इसलिए हैं कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग के अंदर और अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे 1-2 फील्ड्स हैं जिनके अंदर वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसके लिहाज से आप लोगों की 62 सीट्स बनती हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो इंजीनियरिंग के अंदर भी अप्लाई नहीं कर सकते। वो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सीट्स हैं लाइक डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उनकी सीट्स यहाँ पे कम हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास बाकी फील्ड्स मौजूद ही नहीं है जिसके अंदर वो जा सकते हैं। इसके बाद आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 14 सीट्स हैं, क्योंकि इनका भी सेम कॉमर्स वाला जो सिनेरियो है। अब जो बात करें डिप्लोमा होल्डर्स की, तो डिप्लोमा होल्डर्स की जो होते हैं उन्होंने डिप्लोमा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBTE से किया होगा, तो फिर वो एलिजिबल होंगे और ये R1E की कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ सिविल के अंदर इनके पास 2 सीट्स हैं, बाकी तमाम कैटेगरीज के अंदर जो तमाम फील्ड हैं उनके अंदर इनके पास 1-1 सीट है, और बाकी फील्ड्स के लिए तो ये लोग एलिजिबल ही नहीं है। तो इनकी भी यहाँ पे 15 सीट्स मौजूद हैं। अब जो डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए 13 सीट्स का कोटा रखा गया, माइनॉरिटीज़ के लिए 37 का कोटा रखा गया है। अब यहाँ पर R2 कैटेगरी आती है हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 34 सीट्स हैं। जो मीरपुर खास बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी 41 सीट्स हैं। सक्खर बोर्ड के स्टूडेंट्स की 29 सीट्स हैं। लाड़काना बोर्ड की 29 सीट्स हैं। नवाबशाह की 16 सीट्स हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स इस्लामाबाद बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं, जो F22 से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो सीट का कोटा है वो 67 सीट्स हैं।
तमाम के लिए। अब ये जो मैंने आपको हैदराबाद से लेके ये इस्लामाबाद तक बताया, इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स तमाम को मिला के आप लोगों की मिला के ये तमाम जो कैटेगरीज हैं, ये वाली कैटेगरीज है। ऊपर तो इन्होंने अलग अलग बताया ना, लेकिन यहाँ पे इनकी ये टोटल सीट्स मिला के 34 बनती हैं। तो अब इसके अंदर आप देखें कि जो आप लोगों के हैदराबाद बोर्ड के हैं, इसके अंदर 3 सीट सिविल की हैं, 2 ही सिविल इंजीनियरिंग इन अर्बन सिविल इंजीनियरिंग की जो स्पेशलाइजेशन इन अर्बन इंजीनियरिंग है उसके अंदर है पेट्रोल। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर आप बात कर लें कंप्यूटर साइंस की, तो उसके अंदर CT है, ये इसके अंदर आप लोगों के ये 2 सीट्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से मिला के आप लोगों की 34 सीट्स है, यानी कि बहुत कम कोटा रखा हुआ है। उसके बाद आगा खान बोर्ड है, तो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 84 सीट्स हैं। आगा खान बोर्ड कॉमर्स और आर्ट्स के लिए 7 सीट्स हैं, और आगा खान बोर्ड के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 18 सीट्स हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 20 सीट्स हैं। उसके बाद A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए 139 सीट्स हैं, और जो 12th ग्रेड या इसके इक्विवेलेंट कोई फॉरेनर है और वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जो 12th ग्रेड के इक्विवेलेंट जो भी उसकी डिग्री होगी उसके अंदर इनके लिए 23 सीट्स हैं। A लेवल के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 21 सीट्स हैं। A लेवल के कॉमर्स के लिए 4 सीट्स हैं, या और जो आर्ट्स है यहाँ पे इनकी 2 सीट्स हैं, सिर्फ 2 सीट्स हैं A लेवल्स के लिए। अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं NED के अंदर, R5 के अंदर वो कैटेगरी आती है जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं आगा खान, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, ज़ियाउद्दीन, फेडरल या फॉरेन एग्ज़ाम के अलावा किसी और बोर्ड से। कोई स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, कोई लाहौर बोर्ड से, बहावलपुर से, मुल्तान से, सरगोदा बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, एक्सेप्ट ये जो मेंशन है इन बोर्ड्स के अलावा किसी और बोर्ड से अप्लाई कर रहा है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए 11 सीट्स हैं। उसके बाद रूरल एरियाज ऑफ सिटी डिवीजन कराची के लिए यहाँ पर 6 सीट्स हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो NED जो है उसके पेरेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 35 सीट्स हैं। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पेरेंट्स NED के अंदर नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर है, तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 34 सीट्स रिजर्व्ड हैं। स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए यहाँ पर, स्पोर्ट्समैन का मतलब है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप लोगों ने स्पोर्ट्स खेली हो, आपको उसका कोई सर्टिफिकेट मिला हो, तो उसकी बेसिस पे आप लोगों को 4 सीट्स रिजर्व की गई हैं। उसके बाद नॉमिनीज ऑफ दिनशाह फैमिली जो है वो 4 सीट्स उनके लिए। LEJ फाउंडेशन के जो नॉमिनीज हैं उनके लिए 6 सीट्स हैं। UET लाहौर और टेक्सिला के जो नॉमिनीज हैं उनकी जो 4 सीट्स हैं वो अलाउ की गई हैं। यहाँ पर नॉमिनीज का मतलब ये है कि जो भी इस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया जाता है। उनको पहले अपने किसी भी बोर्ड होता है या कोई एक ऐसा इदारा मौजूद होता है जो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज करना होता है, क्यों आप लोग जिस तरीके से, अब मैं आपको UET लाहौर की बात करूँ या टेक्सिला की बात करूँ, तो UET लाहौर और टेक्सिला के अंदर आप लोग पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, फिर वो आपको अलाउ करेंगे आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करके, आपकी एप्लीकेशन को ओके करके आपको नॉमिनेट, जो स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेंगे UET लाहौर और टेक्सिला, उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट वो NED यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और फिर आप लोगों का एडमिशन होगा। सेम इज़ द केस विद LEJ फाउंडेशन एंड दिनशाह फैमिली और UET पेशावर, और इसी तरीके से जो बलोचिस्तान के स्टूडेंट होते हैं ये भी इसी तरीके से अपने वहाँ पे जो भी उनका एक बोर्ड होता है वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, वो फिर उनकी एप्लीकेशन को ओके करते हैं, फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है, फिर उनकी नॉमिनेशन जो है वो NED यूनिवर्सिटी भेजी जाती है, फिर उनका एडमिशन होता है। इसी तरीके से फाटा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनीज होते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो होते हैं उनकी 5 सीट्स होती है। GHQ
ये जो GHQ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के नॉमिनीज होते हैं, यानी इनके जो पेरेंट्स होते हैं जो इनकी जो इसकी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले आर्मी GHQ से, NHQ से या PAF से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, वहाँ से ओके होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं कि इनको इस बेसिस पे GHQ, NHQ या PAF की बेसिस पे इनको एडमिशन दे दिया जाए। तो इसको फिर वो जब वो नॉमिनेट करके NED यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो उनके लिए ये जो कोटा है, जो GHQ के लिए 9 है और NHQ के लिए 1 है, नेवी के लिए 1 है और एयरफोर्स के लिए 1 है। जो सिंध रेंजर्स हैं उनके नॉमिनीज 1 है और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके 4 हैं। फॉरेन कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय इकोनॉमिक स्फीयर डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो फॉरेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको ओके करती है, उनको नॉमिनेट करती है, तो फिर उनको एडमिशन मिलेगा। तो उनकी 5 सीट्स हैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे। तो अब आप लोग देखें कि रेगुलर बेसिस पे इन तमाम कैटेगरीज को मिला के 2338 सीट्स हैं जो NED ऑफर कर रही है। अब इसके बाद अगर बात करें सेल्फ फाइनेंस स्कीम की, तो उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस के अंदर 199 सीट्स हैं कराची बोर्ड के लिए, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। कराची के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी 21 सीट्स हैं यहाँ पर। जो उसके बाद जो हैदराबाद है उसके 18, जो मीरपुर खास बोर्ड है उनकी 14, सक्खर की 14 हैं, लाड़काना बोर्ड की 13 हैं, जो नवाबशाह बोर्ड है उसकी 8 हैं, इस्लामाबाद की जो है फॉर एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पाकिस्तान और उसके अंदर 22 है, और जो आगा खान बोर्ड है उसकी 29 है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड की 3 है, और जो A लेवल्स है जिसका इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मौजूद हो उसके 82 हैं, और 12th ग्रेड या अदर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन पाकिस्तान इज़ 9। इसी तरीके से जो आपके हैं बोर्ड्स अदर देन कराची, आगा खान, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, ज़ियाउद्दीन, इनकी भी एक सेल्फ फाइनेंस पे कैटेगरी मौजूद है जिसके अंदर 3 सीट्स मौजूद हैं। A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 हैं, और जो 12th ग्रेड की जो कोई भी डिग्री होगी तो उसके लिए आपकी 4 सीट्स अवेलेबल हैं। जो HSC की फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के लिए उनकी 13 सीट्स मौजूद है सेल्फ फाइनेंस पे। इसके बाद जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम HEC ने फॉरवर्ड किया है वो सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी 8 सीट्स हैं। इसके बाद जो अफगान यानी अफगानिस्तान वाली साइड के कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम HEC ने फॉरवर्ड किया है, उनको नॉमिनेट किया है, उनकी 6 सीट्स हैं। एनिडियंस की लाइफ मेंबर्स की जो सन और डॉटर्स हैं, रियल सन एंड डॉटर्स हैं, वो सेल्फ फाइनेंस पे 15 सीट्स मौजूद हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर्स के जो रियल सन्स और डॉटर्स हैं उनकी 4 सीट्स अवेलेबल है और ये सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स के बेटा या बेटी हैं उनकी 2 सीट्स हैं और सेल्फ फाइनेंस पे अवेलेबल हैं। एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज की जो हैं रियल सन्स और डॉटर उनके 11 सीट्स अवेलेबल हैं। नॉमिनीज ऑफ दिनशा फैमिली 4 और SS इंटरनेशनल जो है इनकी 2 नॉमिनीज हैं और इनकी 2 सीट्स हैं, और स्पॉन्सर्ड सीट्स जो हैं वो 164 हैं। तो इस तरीके से टोटल जो 678 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस पे। तो ये आप लोगों की कंप्लीट सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को एडमिशन के प्रोसीजर की समझ आ सके, ठीक है, ताकि अगर आप लोग किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता तो हो कि आप लोग इधर अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। जो ये फीस स्ट्रक्चर है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो ये है कि एडमिशन के टाइम पे जो आप लोगों को फ़ी पे करनी होती है वो इंजीनियरिंग, BS और BS आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है वो आप लोगों को 59,930 पे करना पड़ता है, और कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 56,390 रुपीज़ फ़ीस है, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 3,36,630 है। उसके बाद जो आप लोगों की ट्यूशन और एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप लोगों की जो है इंजीनियरिंग और BS प्रोग्राम्स और आर्किटेक्चर प्रोग्राम है उसकी 51,170 है, और जो बाकी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनकी 56,600 है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये चार्जेस जो हैं वो पर सेमेस्टर होते हैं और ये आपकी एडमिशन के टाइम पे पेएबल फ़ी होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये फैसिलिटेशन चार्जेस ये हैं, स्टूडियो फ़ी ये है आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए,
और जो उसके अलावा आप लोगों के साथ अगर मैं स्कॉलरशिप की लिस्ट शेयर करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी जो है ये 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने पार्ट 1 में अपने जो इंटरमीडिएट बोर्ड है उसके अंदर टॉप किया होता है, उसके अंदर टॉप की पोजीशंस ली होती हैं। और इसी तरीके से एनईडी के जो एंट्री टेस्ट का जब एग्रीगेट निकलता है, जब एडमिशन के टाइम पे एग्रीगेट बनता है, तो जिन स्टूडेंट्स का हाईएस्ट एग्रीगेट होता है उनको भी 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा वो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं स्कॉलरशिप के जो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल एड्स भी हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन आपको एनईडी यूनिवर्सिटी जो है 50 प्लस से जो 50 प्लस ऑलमोस्ट 81 आप लोगों को स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें कुछ सीट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप लोगों के लिए बीएस प्रोग्राम्स के लिए होंगी, कुछ मास्टर्स के लिए होंगी, ये कुछ फाइनेंशियल एड्स भी होती हैं। ये आप लोगों को सारी डिटेल्स जो होती हैं इनके बारे में, जो स्कॉलरशिप जो भी आती हैं ये आप लोगों को एनईडी या किसी भी यूनिवर्सिटी के जो भी जिसकी भी आपने स्कॉलरशिप डिटेल्स देनी हो ना, आपने अप्लाई करना हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों को ऑब्वियसली एडमिशन लेने के बाद ही अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी के एडमिन में आप लोग जाते हो तो वहाँ से आप लोग को डिटेल्स पता चल जाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। जो एनईडी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो एनईडी की मेरिट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट हम लोग 5+ ईयर्स की मेरिट लिस्ट को एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लोजिंग्स दिखा देती हूँ, जो बता देती हूँ जिससे आप लोग एनालिसिस करने में जो आपको हेल्प करेगी कि 2026 का मेरिट आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो आप लोगों को 2020 से लेके 24 तक मैं यहाँ पे क्लोजिंग्स दिखाऊंगी और 25 की आप लोगों को यहाँ पे लाइव मेरिट लिस्ट दिखाऊंगी, जिसके बाद आप लोग इस चीज़ से भी आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट लगती किस तरीके से है और उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये मैं दिखाती हूँ कंप्यूटिंग फील्ड्स जो हैं। जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 फील्ड्स जो हैं यहाँ पे ये तो इनकी 2020 से ही स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर इनका 2020 के अंदर 83.91 मेरिट रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। 21 और 2 में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, इसको देख के परेशान नहीं होना क्योंकि ये कोविड बैचेस हैं तो इसके अंदर मोस्टली ये इस तरीके से मेरिट हाई ही होगा। तो 23 का आप देखें कि 86.86 मेरिट है और 24 में भी 86.86 मेरिट ही रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसके बाद 2020 में 79.18 है और उसके बाद 23 की बात करें तो 83.90 और 24 में 84.27 और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 80.14, 2021 में 83.59, 2022 में 89.45 और 2023 के अंदर 84.27 और 2024 में अब ये यहाँ से ये ख़त्म हो गया था। अब बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस में 2020 और 2021 में ये ऑफर नहीं किया जा रहा था। उसके बाद 2022 में ये 88.40 था, 83.73 में ये 2023 के अंदर ये मेरिट रहा। अब 2024 के अंदर ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आके अब एनईडी की एडमिशन पॉलिसी चेंज होगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब आपने कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटिंग की किसी फील्ड में जाना है, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी फील्ड में जाना है, लाइक डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है या गेमिंग एंड एनिमेशन में जाना है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पूरा कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ाते हैं। फिर आप लोगों के जीपीए की बेसिस पे आप लोगों को आगे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या गेमिंग एनिमेशन के स्ट्रीम्स के अंदर भेजते हैं। तो लिहाजा इनका मेरिट जो है ये आप लोगों के मेरिट के अंदर नहीं आता है। ये ओवरऑल कंप्यूटर का मेरिट आ सकता है लेकिन इसका नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये सिनेरियो है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स की। इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर 75.77 जो है आपका रहा है 2020 में और 23 के अंदर 79.41 और 24 में 79.4 रहा।
फिर उसके बाद 2020 में 71.95, 2021 में 75.25, 2022 में 83.41, 2023 में 76.82 और 2024 में 76.02 रहा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 76.09 2020 में था, 23 में 73.86 था और 24 में 67.33। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरर इंजीनियरिंग के अंदर 2020 में 73.14, 23 के अंदर 73.6 और 0.60 और 24 के अंदर 73। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 72.95 था 2020 में, 23 में 73.32 और 71.9 रहा 24 में। कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर 67.65 2020 में और 72.73 23 के अंदर, 72.73 24 के अंदर, 69.82 2020 के अंदर था, 71.68 2023 के अंदर और सेम इज द केस विद 2024। 71.09 2020 के अंदर था टेलीकम्युनिकेशन सिविल इंजीनियरिंग का और 2023 के अंदर 70.18 था और 69 24 के अंदर। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का मेरिट 70.59 2020 में, 23 में 69.32 और 71.63 24 के अंदर। इसके बाद फूड इंजीनियरिंग की बात करें तो 2020 में 67.45, 23 के अंदर 68.27 और 68.27 इन द 2024। आर्किटेक्चर के अंदर 67.82 2020 में, 71.05 2021 में, उसके बाद 23 के अंदर 67.45 23 में और 67.45 24 में। 2020 के अंदर 69 कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का 69.65 और 23 में 66.64 और 24 में 66। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का 67.57 2020 में, 65.77 23 के अंदर और 65 रहा 24 के अंदर। अर्बन इंजीनियरिंग का 68.13 2020 में, 63.41 2023 में, 63.4 इन 2024। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 65.73, 62.77 2023 में और 66.3 2024 में। मटेरियल इंजीनियरिंग का 66.07 इन 2020, 62.36 इन 2023 और 67.33 इन 2024। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का 69.77 2020 में, 68.32 2023 में, 68.32 24 के अंदर। मैनेजमेंट साइंसेज का मेरिट 2020 में 62.77, 69.14 23 में और 70.4 में 2024 में। 64.84 मेरिट रहा मटेरियल इंजीनियरिंग का 2020 में, 60.77 23 में और 63.45 24 में। 2020 के अंदर पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का मेरिट 65.82 रहा, 60.55 2023 में रहा, 65.55 2024 में रहा। इसके बाद कुछ यहाँ पे अदर फील्ड जो है इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के अलावा अप्लाइड फिजिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इनका मेरिट 57.36 2020 में और 2023 के अंदर 60.09, 24 में 60.02। डेवलपमेंट स्टडीज का 54.61, 2023 में 60.91 और 24 के अंदर 60.91। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 57.41, 2020 में, 23 में 61.36, 24 में 61.36। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का 55.9 2020 में, 23 में 60.73, 24 के अंदर 59.34। ये थे 2024 तक के। अब जो 2025 है इसके अंदर, अब 2025 के अंदर इस तरीके से आपकी कॉल लिस्ट लगती है जिसके अंदर आप लोगों का नाम मेंशन होता है। हाईएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं और जो लोएस्ट वाले होते हैं वो इसी तरीके से अरेंज ऑर्डर वाइज जो होते हैं वो नीचे आते रहते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स का भी स्लॉट के अंदर नाम आया होता है, जैसे अब ये फर्स्ट स्लॉट है तो फर्स्ट स्लॉट वाले स्टूडेंट्स जो है वो 9 जो उनका टाइम होता है 9 बजे, उनके इसके अंदर होगी मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और उनका इंटरव्यू होगा 9:30 बजे। इस तरीके से आप लोगों की स्लॉट्स गिवन होती हैं। इन स्लॉट्स के अंदर आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और फिर आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट यहाँ पे ये ले रहे हैं
300 स्टूडेंट्स तक गए हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट लॉट जो है उसके अंदर 600 तक स्टूडेंट्स गए हैं। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि ये टोटल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ओवरऑल यहाँ पर बात देखें तो ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1700 जो है ये रेगुलर प्रोग्राम वाले हैं, और ये वो उसके बाद ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जो सेल्फ फाइनेंस के लिए कंसीडर किए गए हैं। अब सेल्फ फाइनेंस देखें वो 73 से स्टार्ट कर रहे हैं और 69.87 तक ये क्लोज हो रहा है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। और रेगुलर देखें 73.16 जो ये रेगुलर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के साथ 2025 का रियल सिनेरियो शेयर किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एनईटी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आप प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मेरिट के अंदर आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा होती है। तो इसके लिए अब आप लोगों के पास अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं भी आए हैं तो आप लोगों के पास अब एक ऑप्शन है कि आप लोग अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स बूस्ट अप करके आप लोग अच्छे जो फील्ड है या डिजायर्ड फील्ड है उसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमारा प्रीमियम सेशन जो 2026 एडमिशन्स के लिए स्टार्ट हुआ है उसके अंदर आप लोग इनरोलमेंट ले लें। आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन सिर्फ कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी के ही लिए आपको प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आप लोग अगर नेस्ट के लिए प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, नेस्ट के कराची कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग आईबीए के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, या आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप लोग फास्ट के कराची कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग फास्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आप लोग दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें, तो आप लोगों को हम लोग तमाम पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच के अंदर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इन लाइव लेक्चर्स में जो हमारे बैच की हमारे प्रीमियम सेशन की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि आप लोगों को 7 डेज डिसिप्लिन्ड लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। आप लोगों की प्रॉपर स्केड्यूल्ड क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपका स्केड्यूल हुआ होता है। आप लोगों की ऑलमोस्ट रात 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप लोगों की वीकेंड के अंदर वर्किंग डेज में क्लासेस होती हैं, और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप लोगों की वीकेंड्स पे होती हैं। वीकेंड्स पे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप लोगों की 2-2 घंटे की क्लास, 1.5-1.5 घंटे की क्लास होती है। जो वीकेंड्स पे क्लासेस होती है वो ऑलमोस्ट 1-1 घंटे की होती है, लेकिन जो आप लोगों की क्लासेस वीकेंड्स पे होती है ना, उनके अंदर आपके जो कुछ सब्जेक्ट जो कोर इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको आप लोगों को वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में 2 घंटे में पढ़ाए जाते हैं, और उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर फोकस किया जाता है। अगर किसी वजह से आप लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं ले पाए हैं या आप लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया है तो आप लोग अपना प्रीवियस वर्क जो है वो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स से कवर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है। जब भी हमारे रोज़ाना की बेसिस पे लाइव लेक्चर्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो उसी वक्त की जा रही होती हैं, और वो बाद में फ़ौरन लेक्चर्स होते ही आप लोगों के पोर्टल्स पे अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के हो गए लाइव लेक्चर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर जिनका एंट्री टेस्ट के अंदर सालों का तजर्बा है, जो एंट्री टेस्ट के अंदर मौजूद क्वेश्चंस की साइकिल को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसके अंदर जो उसके टेक्निक्स हैं, जो उसके शॉर्ट मेथड्स हैं, या जिस तरीके से उसको ईजीएस्ट वे से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है और आपके लिए आसानी हो सकती है, आप उसको क्विकली सॉल्व कर सको, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की जाती हैं उसके अंदर बैच के अंदर। तो आप लोगों को इस तरह की एक्सपर्ट फैकल्टी, और एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को वो पढ़ाती है जो फिज़िकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं। फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिन टीचर्स को आप लोग 60,000 पे करके जिन टीचर से आप लोग पढ़ते हो उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो सीनियर टीचर्स होते हैं, जो खुद प्रोफेसर होते हैं, जो मास्टर होते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, जो दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो टीचर्स आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। अब इसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट सर बिलाल है जो बेसिक मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग कवर करवाते हैं। बेसिक मैथ में और एनालिटिकल
रीजनिंग बेसिकली आप लोगों के जो एनटीएस होते हैं, आप लोग के जो कॉमसेट्स के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा बेसिक मैथ्स आपके फास्ट के टेस्ट में आती है। तो इस तरह की जो सारे टेस्ट हैं उसके अंदर जो आप लोगों को सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर ये सर बिलाल आपको बेसिक मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग करवाएंगे। सर तैमूर आपको केमिस्ट्री करवाएंगे। केमिस्ट्री आपके यूईटी के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, आप लोग की ये एनईडी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी केमिस्ट्री का एंट्री टेस्ट के अंदर पोर्शन ऐड किया जाता है, आप लोग को वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट है वो केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं करती है। सर नासिर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। मिस बुशरा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगी, जो कि हर एंट्री टेस्ट का एक कोर सेक्शन होता है। सर हम्माद आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। मिस शेरबानो आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे और सर असाद आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी जो कि आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पढ़ाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिंग सिस्टम की बात की जाए तो आप लोगों को हम लोग ऐसा बेस्ट टेस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को किसी तरीके का मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टिंग सिस्टम किस तरीके से होता है, हमारा ये जो बैच के अंदर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए जो आप लोग के लाइव लेक्चर्स हो रहे होते हैं उनके आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आप लोग उनके थ्रू भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग को बाद में रिवीजन करनी है तो आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपके शॉर्ट नोट्स आप लोग एज साइड नोट्स बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, लेकिन जो एक प्रॉपर नोट्स हैं वो आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती है वर्कशीट्स। जब हमारा लेक्चर ओवर होता है उसके बाद आप लोग को वर्कशीट्स प्रोवाइड, उन वर्कशीट्स के अंदर आप लोगों को वो एमसीक्यूज, जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज आप लोगों को उसके जब वो वर्कशीट्स आप लोगों को दी जाती हैं, उन वर्कशीट्स की आप लोग प्रैक्टिस करते हो, तो इस तरीके से फिर आप लोगों की टॉपिक वाइज जो हर एमसीक्यूज के ऊपर एक ग्रिप आ जाती है। ठीक है, जब आप लोगों के 2 दिन बाद, प्रॉपर 2 दिन बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों से लिया जाता है एक टेस्ट। वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, उस टेस्ट के अंदर आप लोगों से वो पास्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सॉल्व करते हो। तो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोगों का सॉल्व करवाया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग खुद का एनालिसिस करते हो कि आपकी इस चैप्टर पे कितनी ग्रिप है। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको लगता है इसमें अच्छी ग्रिप नहीं बनी है, तो आप दोबारा से वर्कशीट्स को सॉल्व करो, दोबारा प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करो, अपना कॉन्सेप्ट दोबारा बिल्डअप करो, तो इस तरीके से आपकी वो चैप्टर पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी। जब इस तरीके से हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाता है, चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं, आप लोग अगर YouTube पे भी सर्च करो तो एंड गेम सर्च करने पे ही आप लोगों को हमारे पास एजुकेशन सिस्टम की जितनी एंड गेम सीरीज बनी हुई हैं वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। ये एंड गेम सीरीज एक पास एजुकेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से रिवीजन करवाई जाती है कि आपके तमाम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एक वन शॉट के अंदर, आपकी एक प्रॉपर शॉर्ट वे में रिवीजन हो जाती है और उसके अंदर साथ साथ आप लोगों को हर डायमेंशन से टॉपिक्स कवर करवा दिए जाते हैं और एमसीक्यूज भी उसके साथ साथ सॉल्व करवा दिए जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि लास्ट टाइम पे जितना कुछ आपने पढ़ा होता है आप लोग को खुद से सारे नोट्स खोलने नहीं पड़ते हैं, आपको कंगालने नहीं पड़ते हैं, आपको वो तमाम नोट्स की फॉर्म में वो एक वीडियो लेक्चर होता है जो ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का होता है, समटाइम्स इट मे बी 15 आवर्स। तो इन ये प्रॉपर अच्छी खासी एक एंड गेम बनाई जाती है जिसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाते हैं कि आप हर टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, जिसका सबूत आप लोग हमारे बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स देख के लगा सकते हैं। आप लोग हमारी एंड गेम सीरीज़ के नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो एंड गेम सीरीज़ को लेते हैं वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आप देखें अगर हम लोग एंड गेम सीरीज़ अगर यूट्यूब पे ऑन एयर कर रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं कि स्टूडेंट्स अब ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि वो एंड गेम सीरीज़ से प्रिपेयर करके तो वो कर लें। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया होता वो लास्ट टाइम पे भी प्रिपेयर कर लेते हैं। और लेकिन ये है कि हम लोगों ने तो अच्छे मार्क्स लेने हैं और ताकि हमारा एडमिशन ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो सके, प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एडमिशन जो
एंटी टेस्ट है वो अच्छा हो जाए, तो उसके लिए फिर आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर हम लोग आपको पहले रिवीजन लेक्चर्स करवाते हैं, उसके बाद हमारी होते हैं मॉक टेस्ट कंडक्ट। वो मॉक टेस्ट पहले आप लोगों को दे दिए जाते हैं कि आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं। फिर जब आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप लोगों की उन मॉक टेस्ट की डिस्कशन क्लास के अंदर भी होती है। इससे फिर जिन स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई होती है उनको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाती है और वो आप लोगों को फिर सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग आपको प्रिपेयर करते हैं। और जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच की ये गारंटी है कि 100% सिलेबस कवरेज होगा। ये गारंटी आपको कोई और इंस्टीट्यूट नहीं देगा, ना तो फिजिकल ना ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आप लोगों को हम लोग आप लोग के एंट्री टेस्ट आने से पहले, अब जैसे नेक्स्ट का एंट्री टेस्ट अगर आ रहा है तो उससे पहले आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा एक बैच के अंदर। फिर नेक्स्ट बैच के अंदर दोबारा किसी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही होगी तो उसके अंदर आप लोगों का सिलेबस फिर अलग से कवर होगा। तो जब आप लोग एक दफ़ा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो जितने भी हमारे बैचेस लगेंगे उनकी कोई एडिशनल फी नहीं होगी, आपको उसके अंदर खुद ब खुद एक्सेस दे दी जाएगी। तो जब आप लोग एक एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे दोबारा से आपका सिलेबस रिवाइज होगा, आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी 100% रेलिवेंट प्रिपरेशन होती है और 100% रिजल्ट हर साल हमारा होता है। आप लोग हमारे रिजल्ट्स हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख सकते हैं, वहाँ प्रॉपरली मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन आप लोगों को जस्ट 7000 में, जस्ट 7000 की वन टाइम पेमेंट है। आप लोगों को 7000 के अलावा कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ना तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, ना ही किसी और बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक दफ़ा आप लोग 7000 पे करें, उसके बाद हमारा बैच 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, हमारे 6 to 7 जितने बैचेस हैं उन तमाम बैचेस की एक्सेस आपको मिल जाएगी। और इस तरह से जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं इनको हम लोग जिस तरीके से प्रिपरेशंस करवाते हैं उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि देखें एनईडी के अंदर 93 मार्क्स हैं, 82, 89, 88। इसके बाद ये ईकेट 2 का ओवरऑल टॉपर है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर ईकेट के अंदर इसका टॉप हुआ 387 मार्क्स के साथ। ओवरऑल आईसीएस फिजिक्स के अंदर इसकी फर्स्ट पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है इसकी यूईटी के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर इसकी यूईटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद ये हमारा बैच 2 का स्टूडेंट है हाशिम खान जून, जिसके एनईटी 2 के अंदर 171 मार्क्स आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें 2024 का रिजल्ट है, हमारे बैच से पढ़े हुए स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला खान की फर्स्ट मेरिट पोजीशन। हमारे बैच से पढ़े हुए स्टूडेंट ना सिर्फ ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर कर रहे होते हैं बल्कि इनकी मेरिट पोजीशन भी टॉप पे आती हैं। नेस्ट जैसी यूनिवर्सिटी जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स की टॉप मेरिट पोजीशंस आ रही होती हैं। आप देखें आर्किटेक्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस साल 2025 के अंदर 200 के राउंड अबाउट यहाँ पे आर्किटेक्चर की क्लोजिंग हुई है, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट की 2024 में फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है। ये हमारे 2024 का एनईटी 1 का टॉपर है 168 मार्क्स, 2024 का एनईटी 3 का 169 मार्क्स, 168 मार्क्स। ये प्यास राउंड 1 का स्टूडेंट है, प्यास राउंड 1 का रिजल्ट है 2025 का अब्दुर्रहमान 86 आउट ऑफ 100। इसके बाद ये प्यास राउंड 2 का रिजल्ट है 86 आउट ऑफ 100, 2025 का रिजल्ट है ये भी। इसके बाद आप लोग एनटीएस में देख लें 93 मार्क्स हैं, एनटीएस में हमारे स्टूडेंट्स के 90 प्लस मार्क्स आ रहे होते हैं। कॉम सेट्स के अंदर ये हमारा टॉपर है 92 आउट ऑफ 100 है। उसके बाद ये लाइबा मुबशिर है, इसके 92 आउट ऑफ 100 है। मारिया अली है 92। आईटीयू के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया हुआ, आप देखें 59 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60, सिर्फ 1 मार्क्स का गैप रह गया। और उसके ये देखें उसके अंदर सिर्फ एक टॉपर नहीं है, 2 टॉपर हैं, जो एक है मोहम्मद अब्दुल्ला और एक है हाफिजा रुकैया जकरिया काजी। दोनों के एक के 59 है और एक के 57 है। आईटीयू के भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने टॉप किया हुआ है। इसके बाद अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी 85 मार्क्स हैं। फास्ट के अंदर देखें हमारा हाईएस्ट एग्रीगेट है 90.84। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे बैच से पढ़े हुए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मार्क्स के साथ ना सिर्फ अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं बल्कि टॉप मेरिट पोजीशंस लेते हैं और स्कॉलरशिप्स पे पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे एग्रीगेट के साथ स्कॉलरशिप्स पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे बैच को आज ही हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट करके खुद के लिए एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें ताकि आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो सके
2026 के अंदर। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।